This is order in the house. मुशाइसा बे मनुस लफ्ज आप यूज ना करें काइंडली, उसको एक्सपंज कर दें। ईवान को जो है मौखर किया जाता है। मैंने गाली गलौज सुनी है, मैं गोइंग सर। ये लोग जो मेरे दाएं जानिब खड़े हुए हैं, जिनके पास पिछले 10 साल हुकूमत थी, तो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म बैठे हैं, आज 3.5 महीने बाद तशरीफ लाए, इनको याद आ गई। मैं ये कहना चाहता हूं, शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, यानी जिनकी अपनी कोई हैसियत ही नहीं थी, वो भी आज हमें बताते हैं कि आप कहां से आए हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं तो आप ऐवान को एक बिल्कुल लगता है कि जैसे आप किसी बाजार में आ गए, ताने कसे जाते हैं, फिक्रे कसे जाते हैं। अपोजिशन को वजीर आजम का भी एहतराम करना होगा। ये लोग बदतमीज हैं, ये लोग जाहिल हैं, ये लोग मुनाफिक हैं। अगर इसी तरीके से हालात बिगड़ते रहे और इन्होंने असेंबली को आगे नहीं बढ़ने दिया तो मुझे अफसोस साथ कहना पड़ता है, फिर इनका कोई मुस्तकबिल नहीं। ये पिछले 5 साल के अंदर जो कुछ इन्होंने किया है असेंबली के अंदर और असेंबली के बाद, ये लॉन जो है असेंबली की, ये गवाह है, ये डी चौक गवाह है, ये कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू गवाह है, ये क्या क्या करते रहे हैं, क्या क्या जबान बोलते रहे हैं। तो अभी से इनको इतनी तकलीफ शुरू हो गई है। आज हुकूमत धमकियां दे रही है पार्लियामेंट को, कौमी असेंबली के मेंबरान को, लीडर्स ऑपोजिशन को। ये सारी नंबर टांगने की गेम है। जो ज्यादा गालियां निकालेगा उसी को रुतबे मिलेंगे, ओहदे मिलेंगे। वेलकम टू द शो लाइव इन नादिया म्यूजिक। नज़ीर, हमें ये बताया जाता है कि जब असेंबली का सेशन कॉल होता है, पार्लियामेंट के एक सेशन में यानी एक इजलास में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। हमें ये भी बारहा बताया गया कि वोट को इज्जत दो। हमें ये भी बारहा बताया जाता है कि ये वही पार्लियामेंट है, ये फ्लोर ऑफ द हाउस है जहाँ पे मुअज़्ज़ज़ अरकान असेंबली होते हैं जो कि अवाम की किस्मतों के फैसले करते हैं। और इसी उम्मीद पर, एक पॉजिटिव उम्मीद के साथ अवाम जो है वो उनको उस ऐवान में भेजती है। लेकिन इस वक्त जिस तरह से ऐवान की मंजरकशी हो रही है, जिस तरह से जो ऐवान के मनाजिर हमारे और आपके सामने आ रहे हैं, और उस पर दिलचस्प तरीन बात यह है कि अब तमाम मनाजिर तमाम अवाम को लाइव देखने को भी मिलते हैं, थैंक्स टू पीटीआई गवर्नमेंट। इसमें यह क्रेडिट उनको जरूर जाता है, चाहे वो अपोजिशन की स्पीच हो या लीडर ऑफ द हाउस की स्पीच हो। हुआ कुछ यूं कि कल जब एक दिन कबल यानी जब मिनी बजट पेश किया गया, तो वजीर आजम साहब जो कि इमरान खान साहब जो कि 3.5 माह के बाद इस फ्लोर ऑफ द हाउस आए, और एक वहां पर एक एग्रीमेंट हुआ था उससे पहले कि जी आपने जो आज जो बात होगी वो उस बिल पर होगी, उस मिनी बजट पर होगी जो असद उमर साहब की जानिब से पेश किया जाना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। और जब अपोजिशन लीडर जो कि प्रोडक्शन ऑर्डर के तहत वहां पर आते हैं, जब उन्होंने स्पीच अपनी शुरू की तो उन्होंने साना साहिवाल का जिक्र किया, जिसमें स्पीकर ने कहा भी कि हमारे दरमियान ये तय हुआ था। लेकिन असल जो मसला जहां से आगाज हुआ वो ये हुआ कि उन्होंने जब वजीर आजम पाकिस्तान को मुखातिब किया तो उन्होंने सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर किया। बस फिर क्या था, हर तरफ शोर शराबा, और उसके बाद बजट, फिर एक शोर हंगामा, और उसका तसलसल कल और उसका तसलसल आज। ये असेंबली में हो क्या रहा है, असेंबली में बिल कब पेश होंगे, असेंबली में कायमा कमेटीज बाकायदा तौर पे ऐलान हो गए, ऑल दो बड़ी चीज है, लेजिस्लेशन कब होगी, इन तमाम इश्यूज पे बात करेंगे। क्या असेंबली इतनी गैर संजीदा है या इररेलीवेंट हो गई है? प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। अली हैदर जैदी साहब, फेडरल मिनिस्टर फॉर मैरीटाइम अफेयर्स, हमारे साथ मौजूद पीटीआई। अस्सलाम वालेकुम अली जैदी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नाज बलोच MNA पीपल्स पार्टी की, टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज, थैंक यू फॉर योर टाइम एज वेल। राना मोहम्मद अफजल खान साहब, फॉर्मर मिनिस्टर फॉर स्टेट फाइनेंस PMLN, अस्सलाम वालेकुम राना साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का भी। अहमद बिलाल महबूब साहब, प्रेसिडेंट पिल्डेट पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अहमद बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। अहमद बिलाल साहब आपकी तरफ भी आऊंगी, लेकिन जरा अली जैदी साहब पहले तो मैं ये तो आपने देखा जो फिश मार्केट के मनाजिर हमारे यहाँ असेंबलीज जो पेश कर रही हैं, सोने पे सुहागा ये कि नईमुल हक साहब जो कि स्पेशल असिस्टेंट है आई गेस प्राइम मिनिस्टर साहब के, वो 2-3 ट्वीट, जब उनको गुस्सा आता है ना तो उनको बहुत शदीद गुस्सा आता है, ऐसे में उनको थोड़ा सा कोई कंट्रोल कर ले तो ज्यादा अच्छा है। वो ट्वीट तो करते हैं, लेकिन एक ट्वीट जिसपे मुझे भी बड़ा एतराज है, पैथेटिक बिहेवियर बाय शहबाज शरीफ, द इलेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ जियाज मार्शल लॉ एंड हिज करप्ट चमचाज इन द नेशनल असेंबली। और फिर वो धमकी भी देते हैं कि प्रोडक्शन ऑर्डर्स को रोक दिया जाएगा, लास्ट चांस।
किस कैपेसिटी में वो लास्ट चांस दे रहे हैं, प्लस ये जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपको लगता है मुनासिब है? बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात शुरू की है नादिया। देखिए, आपने जब खुद ही कह दिया कि जब असेंबली के इजलास से पहले हमारी इनके साथ बातचीत भी थी और दोनों पार्टीज़ के नुमाइंदे मौजूद थे अपोजिशन की, और स्पीकर साहब से ये बात हुई थी कि और आपको ये हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट है कि जब बजट पेश किया जाता है तो उस दिन और कोई तकरीर नहीं होती। लेकिन लीडर ऑफ द अपोजिशन ने ऑफ कोर्स ब्रेक किया और खड़े हो गए। लेकिन उससे पहले क्या होता रहा? उससे पहले होता रहा कि हमेशा आते हैं, हमेशा हम फ्लोर उनको पहले देते हैं, वो आके बात करते हैं, बाकी सारे बात करते हैं, अपनी बात करके चले जाते हैं। असेंबली तो वो नहीं चलने दे रहे। जहां तक कल उन्होंने बात की और जिस तरह की वो आवाजें कस रहे थे, मतलब नईम भाई को आ गया गुस्सा। शायद मैं अगर उनकी पोजीशन में होता या मैं हूं तो मैं ना ट्वीट करता, लेकिन फीलिंग्स मेरी भी उनसे ज्यादा दूर नहीं थी। जो वो हरकतें कर रहे हैं तो फीलिंग्स, और जिस तरह की वो आवाजें लगाते हैं इसका कोई वो नहीं है, सेंस नहीं है। जो उन्होंने बात की कि प्रोडक्शन देखें, सिंध के अंदर जहाँ की अपनी हुकूमत है, वहां भी जेल से लाया जाता है और जेल वापस भेजा जाता है असेंबली से। शर्जील मेमन साहब, हमने ये नहीं किया। हमने वही 8 गाड़ियों में, मैं एक गाड़ी में आया हूँ ना, वो 8 गाड़ी उनके घर के बाहर खड़ी हुई है भी शहबाज शरीफ साहब के, जाके देख लीजिए आप। एम्बुलेंस ये वो सब, उनके बेटे तो बात करेंगे, लास्ट चांस। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर हुकूमत चाहे तो फिर हम वही इस तरह ट्रीट करें उनको। जाए जेल वापस असेंबली से रहें जाके। हम तो कह रहे हैं अपोजिशन के वहां घर में अयाशी से रह रहे हैं जब तक असेंबली का इजलास होता है। सो अगर हम इस तरह का उनके लिए कर रहे हैं अपना बेंडिंग बैकवर्ड्स, तो ये अगर इन्होंने इस तरह की असेंबली चलानी तो फिर ये तो होगा। बट दे हैव पुश्ड इट, तो असेंबली नहीं चलेगी। बट दे हैव पुश्ड। कल मैं एहसन इकबाल साहब के साथ एक शो में था, यही मैंने कहा, आप जब आपसे बात हुई तो आपने कोई जवाब। दे हैव पुश्ड इट, दे आर पुशिंग इट। देखें ना, हर आदमी की अपनी एक तरीका है ना हैंडल करने का। मैंने आपसे कहा मैं शायद ये ट्वीट ना करूं। जहां तक उन्होंने बात की जियाउल हक, तो ये जियाउल हक से पहले भी तो देखिए ना, जिया मार्शल्ला इलेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ जिया। तो जियाउल हक के से पहले तो ये थे कहीं नहीं सीन में। ये तो आई जियाउल हक के मार्शल में दोनों भाई बने थे, उससे पहले कहां थे ये? ठीक है, जरा सा टाइम दीजिएगा। राना अफजल साहब, इस तरह तो असेंबली अगर वो सेलेक्ट प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे तो ये सुनेंगे। आप प्रोवोक करें, कभी वो प्रोवोक करें, कभी अपोजिशन हंगामा कर ले, कभी हुकूमत हंगामा कर ले, अवाम का क्या कसूर है सर जी? देखिए, अवाम का कोई कसूर नहीं है। अवाम ने हमें जब असेंबली के अंदर भेजा है तो हमें गालियां सुनने के लिए तो नहीं भेजा, देने के लिए भेजा। हम इनकी जो कुछ ये करते हैं, हमने 5 साल इनकी सुनी है। क्या किया हमने? इनको कोई इनके साथ ज्यादती की। 5 साल इनके 50-100 जलसा इनका हमने कराया, उस पर सिक्योरिटी दी, उसके लिए इनको सपोर्ट किया और कंटेनर के ऊपर से गालियां सुनी। ये जो माहदे की बात करते हैं कि असेंबली में माहदा हुआ, ये एक प्रोग्रेटिव है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का कि वो जब चाहे बात कर सकते हैं। इन्होंने हमारे साथ जो वादा किया था, रिटर्न किया था कि हम रेड जोन में नहीं आएंगे। फिर जिन लोगों ने इनको इलेक्शन जितवाना था, उन लोगों ने इनको, कौन लोग थे जरा बताएं ना हमें। वो जिन्होंने आपको क्रेन दी थी, आप बताएं क्रेन किसकी थी? 2 क्रेन्स थी जो 25 हमने खुद रेंट करके लाए थे। इसकी बाजार से मिलती है क्रेन, आप भी रेंट करके। आप बताएं, आपने रेड जोन में आने नहीं, अगर मेरे से बहस करनी है तो डायरेक्ट कर लें, कोई बात नहीं। आपने कहा था कि आप रेड जोन में आएंगे, आपने झूठ बोला। कहा था कि आप 4 हल्के खोलेंगे। नहीं, हमने आपको रेड जोन में आने का आपने वादा किया था कि नहीं आएंगे, फिर आपने धोखा दिया, फिर क्रेन्स लेके आए, फिर 126 दिन वहां पे टॉयलेट भी वहीं पे बना दिए। ठीक है, मतलब आप अपना वक्त क्यों? राना साहब एक सिंपल सी बात है। मैं फिर जरा नाज वालों से भी बात करूंगी, उसके बाद जो मुझे बात खत्म करने दें पहले। जी सर, एक चीज है ना, अगर आप प्रोग्रेटिव की बात कर रहे हैं तो फिर तो ये प्रोग्रेटिव है कि वो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करे या जारी ना करे। लेकिन अगर वो अपना प्रोग्रेटिव यूज करेगा तो फिर आपको नहीं सूट करेगा ना, फिर आप वॉकआउट कर जाएंगे। हमारा ये फिक्र ना करें, जो इन्होंने करना है कर लें, जो ऑलरेडी कर रहे हैं। रोज हमें चोर डाकू कहते हैं, अभी तक हमारे पास किसी कोर्ट से कोई फैसला नहीं हुआ। अगर हमें ये चोर डाकू कहेंगे तो इनको तो सिर्फ सिलेक्टेड के ऊपर तकलीफ होती है, जो कि ये हैं। वो हैं इसलिए कि आज सारी पाकिस्तान की जमातें कहती हैं ये सिलेक्टेड है, सारी पाकिस्तान की सियासी जमातें कहती हैं कि हमारा इलेक्शन चोरी हुआ है। और फिर इनके जो बयानात हैं
झूठ बोल बोल के 1 करोड़ नौकरी, 50 लाख घर। चले सर, इस पे बाद में, इस पे डिटेल पे बात करते हैं। जरा नाज से भी मैं बात कर लूं। नाज, आपकी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी। अच्छा नाज, वैसे तो जब हम पीटीआई की, जिस तरह से राणा साहब पुरानी बातें कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब पुरानी बातें कर रहे हैं, डी चौक की, कन्वेंशन सेंटर की और बाहर के एरियाज की, पार्लियामेंट के बाहर की, कंटेनर की, धरनों की, तो वैसे तो आप उस वक्त पीटीआई के साथ हुआ करती थी, लेकिन बहरहाल अब आप पीपल्स पार्टी में हैं। तो आपको क्या लगता है कि पीटीआई जो है वो अभी भी उसी अपनी रविश पे चल रही है जिस रविश पे वो हुकूमत बनने से पहले थी? जो कुछ असेंबली में हो रहा है उसकी कुल जिम्मेदार जो है वो पीटीआई है, या ऑपोजिशन से भी बहुत सारी चीजें हजम नहीं हो रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नादिया, एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, what I see is that what goes around comes around। देखिए बात यह है कि आज बहुत सारी चीजें हैं जो हुकूमत को बुरी लग रही हैं। आज बहुत सारी कड़ी गोलियां हुकूमत को निगलनी पड़ रही हैं। उसकी वजह यह है कि जब ये हुकूमती जमात अपोजिशन में कल तक थी तो इनका रवैया भी कुछ डिफरेंट नहीं था। अगर आप पुरानी क्लिप्स लगा दें कि बजट के दौरान स्पीकर के करीब जाकर फाड़ा जाता था एजेंडा, और उसके साथ जो बिल्स फाड़े जाते थे और क्या रवैया होता था उस वक्त अपोजिशन का, तो उस चीज को भी माइंड पे रखते हुए आज अगर अपनी ही कुर्सियों के ऊपर देखिए, आज लेट अस बी रियलिस्टिक, लेकिन जहाँ पीटीआई अच्छा काम करेगी, जहाँ हुकूमत अच्छा काम करेगी, वी विल बी द फर्स्ट वंस टू अप्रिशिएट। लेकिन देखिए ऑपोजिशन अगर अपनी ही कुर्सियों के ऊपर खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रही है तो उसको आप रोक नहीं सकते, क्योंकि अगर अभी थोड़ी देर पहले आपने खुद ही बात की कि 3.5 महीने के बाद वजीर आजम साहब आए हैं, तो अब क्या मुझे बताइए, विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट दैट वी ऑल हैव फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, डेफिनेटली इज द प्राइम मिनिस्टर एंड वी ऑल रिस्पेक्ट हिम एंड इज डेफिनेटली वेरी ऑनरेबल। लेकिन बात ये कि अगर 3.5 महीने बाद आए तो आप ये तो तवक्को नहीं कर सकते कि अपोजिशन फूलों के गुलदस्ते लेकर बाहर खड़ी हुई होगी। तो ये क्योंकि खुद ही पीटीआई का जो एक इनकी अपनी स्टेटमेंट थे कि वजीर आजम साहब हर सेशन में आके हिस्सा लेंगे। और मेरा पॉइंट तो नाज ये है कि आप उन पे डालें, वो आप पे डालें, आप अपनी लॉजिक सामने रखें, वो अपनी लॉजिक सामने रखें, बट मैं आपको जो रूल ऑफ बिजनेस है वो तो फिर खड्डे लाएंगे होते हैं ना। लेट्स स्टॉप ऑन दिस। आज की भी अगर आप बात करें प्रोसीडिंग्स की, तो आज हमारे एक बिल के ऊपर डिसेंट नोट कमेटी की तरफ से जो आया था, और उसमें खुद डॉक्टर नफीसा शाह ने डिसेंट नोट फॉरवर्ड किया था, उनको मौका नहीं दिया गया बोलने का। वो लड़ झगड़ के प्रोटेस्ट करके नवीद कमर ने और नफीसा शाह ने मौका मांगा है। तो अगर इस किस्म का एटीट्यूड और रवैया होगा कि जो चीज अपनी मनमानी करानी होगी वो आप करवा दें, और जहां आपको नहीं करानी होगी आप मुराद सईद को खड़ा कर दें, और वो पीपल्स पार्टी से लेके नून लीग से लेके सब कुछ चोर डाकू डकैत के सर्टिफिकेट मुराद सईद दे दे, वो ठीक है। फिर आप नईमुल हक की जो स्टेटमेंट्स है, मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि देखिए यही रवैया है। अफसोस किस, अच्छा अब एक सेकंड रुकिएगा, बिल्कुल सही कह रही है, उस रवैये पे अफसोस है। मेरे ख्याल है अली ज़ैदी साहब कह भी चुके हैं प्रोडक्शन ऑर्डर्स की बातें कर रहे हैं, तो दैट मेक्स इट एविडेंट एंड ऑब्वियस कि जनाब नैब इन्हीं की कंट्रोल में चल रही है। नैब इनके पॉकेट। अली ज़ैदी साहब, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड और शुड आई गो टू? I just want to say to her last comment कि वो नैब का काम नहीं है, वो स्पीकर का प्रेरोगेटिव है। Of course, तो वो नैब की कोई नैब ने तो स्पीकर प्रेरोगेटिव अपना यूज करके वो बोले कि जी आप वापस जेल जाइए, जैसे हो रहा है सिंध के अंदर, तो हम नहीं कर रहे। प्रेरोगेटिव पर आप लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, स्पेशल असिस्टेंट हम अपील कर सकते हैं स्पीकर को जाके, अपील कर सकते हैं ना आप लोग। लास्ट चांस आप लोग तो नहीं दे सकते। अपील ही की है ना, लास्ट चांस बिफोर वी अपील। नहीं ये नहीं लिखा उन्होंने। अच्छा आपने देखा। अच्छा अहमद बिलाल महबूब साहब जी, अहमद बिलाल महबूब साहब, जरा मुझे समझा दीजिए कि ये असेंबली आपको क्या नजर आता है, ये असेंबली किस तरह से चलेगी? यहाँ पे बिल्स कब आएंगे, यहाँ पे लेजिस्लेशन कब होगी? स्पीकर के प्रोग्रेटिव की तो यहाँ पर बात एक तरफ होती है, दूसरी तरफ वो एग्रीमेंट्स हो जाते हैं, फिर ऑपोजिशन लीडर के प्रोग्रेटिव की बात होती है, वो नहीं मानने को तैयार, वो नहीं मानने को तैयार। सर ये असेंबली चलती नजर आ रही है आपको? देखिए ये जो कुछ हो रहा है ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है, कोई अच्छी पार्लिमानी रिवायात के मुताबिक नहीं हो रहा है, लेकिन ये असेंबली कहीं जा भी नहीं रही है। आपको याद होगा कि 2002 में जो असेंबली बनी थी, उस असेंबली की पूरे 1 साल एजिटेशन चलती रही थी, क्योंकि उस वक्त 17वीं तरमीम के ऊपर असेंबली प्रोटेस्ट कर रही थी, और इसी तरह हर सेशन में, हर सिटिंग में होता था कि जो ही कार्रवाई शुरू होती थी वो अरकान अपोजिशन के खड़े हो जाते थे और पूरे अपने डेस्क पर जाते रहते थे और कार्रवाई नहीं चलने देते थे। फिर आखिर एक समझौता हुआ
और फिर ऐवान की कार्रवाई चली। मेरा ख्याल ये इतना ज्यादा अरसा तो नहीं चलेगा और गालिबन इन दोनों को ये रियलाइज हो जाएगा कि दोनों का नुकसान हो रहा है, जमहूरियत का नुकसान हो रहा है और मुल्क की बदनामी हो रही है। तो मेरा ख्याल ये दोनों कुछ अपनी अपनी स्पेस कंसीड करेंगे और कुछ पीछे हटेंगे, जब ही ये काम चलेगा। लेकिन इस वक्त ये दोनों अपने मसल टेस्ट कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि हम कितना एक दूसरे को पीछे धकेल सकते हैं और उनकी स्पेस ले सकते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में मैं दोनों को यकीन दिलाता हूं कि दोनों बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं और अगर ये कोशिश करें तो चीजों को नॉर्मलाइज कर सकते हैं जल्दी। लेकिन इसमें मैं ये भी अर्ज करूंगा कि ज्यादा नुकसान तो दोनों का होता है, लेकिन कोई भी हुकूमत हो नुकसान उसका ज्यादा होता है। ठीक है, ठीक है सर, मुझे ब्रेक लेने दीजिएगा। ठीक है, इसकी जिम्मेदारी भी उसकी ज्यादा है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में उनको कुछ ज्यादा तवज्जो करने की जरूरत है कि किस तरह वो प्रोवोकेशंस को कम करें और किस तरह से वो ऐवान में, मतलब स्पीकर साहब का रवैया बहुत मुस्बत है। मैं कमेंट करना चाहूंगा पीटीआई को कि उनकी तरफ से जो स्पीकर इलेक्ट हुए हैं वो बहुत ठंडे मिजाज से, अच्छा, बहुत अकोमोडेट कर रहे हैं। सही है। बाकी लोग भी अगर उनके रवैये को अपनाएं तो मामला ठीक चल सकता है। ठीक है, अहमद बिलाल सूफी साहब, मुझे ब्रेक लेने दीजिएगा। जब मैं ब्रेक से वापस आऊंगी तो एक सवाल मुझे आपसे भी पूछना है कि जो प्रोग्रेसिव जो है वो स्पीकर नेशनल असेंबली का है, क्या उसको किसी लेवल पर चैलेंज किया जा सकता है, और अगर चैलेंज नहीं किया जा सकता तो अपील करने का क्या तरीकाकार है कि ऑपोजिशन लीडर को आप प्रोटेक्शन ऑर्डर्स जारी ना करें या फिर आप उनको वार्न कर दें कि आप अपना क़िबला दुरुस्त करें, अदरवाइज जो है वो आपको प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए जाएंगे। लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक। उससे वापस आते हैं। कुछ दिन पहले परवेज खटक साहब ने एक जिम्मेदारी ली थी कि अब मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि दोनों जानिब से, यानी ऑपोजिशन और गवर्नमेंट की जानिब से किसी किस्म की जुमलेबाजी नहीं होगी। वो जिम्मेदारी का क्या हुआ, ब्रेक के बाद जानते हैं। जिन्हें प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और ज्यादा पुरानी बात नहीं है। 17 जनवरी को जब इजलास हो रहा था तो उस दौरान अपोजिशन और गवर्नमेंट उन दोनों के दरमियान तज़हीक आमेज गुफ्तगू ना करने पर इत्तेफाक हुआ था और उसके साथ साथ जो शिकवा था वो शहबाज शरीफ साहब का उससे भी अपोजिशन लीडर का था। उन्होंने अपनी स्पीच मुकम्मल की थी और पीछे से कहेंगे कोई चोर का बच्चा पता नहीं कुछ ऐसा कह रहा है, तो वहां से उठकर वो चले गए। उसके सॉरी, आई वाज सिटिंग राइट देयर। मुझे तो है ये भी पता है कि कहा किसने था, लेकिन आप कह रहे हैं किसी ने नहीं कहा। मुझे तो आवाज नहीं आई, उनका कान से मैं कह तो रही हूँ, मुझे तो ये भी पता है कि कहा किसने था। बट एनीवेज, शहबाज शरीफ के शिकवे पर स्पीकर कौमी असेंबली ने कहा था कि हमने फैसला किया कि अवाम में कोई भी तज़हीक आमेज गुफ्तगू नहीं होगी और हुकूमत की जानिब से वजीर दिफा परवेज खटक ने भी ऐवान में कहा, यानी फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि अपनी तरफ से गारंटी देता हूं कि कोई गैर पार्लिमानी हरकत नहीं करेगा, हमारी लड़ाई से हम सबका तमाशा बन रहा है। तो हमें ये समझ आया अली जैदी साहब कि हुकूमती बेंचेस पर, ट्रेजरी बेंचेस पे कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन हो रही है कि आप बड़े एक रिस्पेक्टेबल और बड़ी ऑनरेबल पर्सनालिटी परवेज खटक साहब, फॉर्मर सीएम केपी के, वो उठ के कह रहे हैं कि मैं गारंटी लेता हूं। उसके बाद लेकिन लगा नहीं कि कोई फर्क पड़ा हो। तो ये मामला इसी तरह चलेगा या आपस में कुछ मामला आप लोग बैठ के तय करने के लिए तैयार हैं? कल सुबह तय किए थे, स्पीकर साहब के कमरे में बैठ के, स्पीकर साहब के सामने बैठ के तय किए थे। तो परवेज खटक और शरियार आफरीदी ने, इनके तरफ नवीद कमर साहब भी थे और आई डोंट नो इनके साथ से पीएमएल के पास से कौन था, बल्कि मैं इतना तो क्रेडिट दे देता हूँ पीपल्स पार्टी को कि उन्होंने इतना शोर नहीं किया, हालांकि वो खड़े थे वहां पे। दे कुड हैव जॉइंड इन द बैंडवैगन एंड मेड मोर नॉइज बट दे डिडंट, सो गिव देम क्रेडिट। लेकिन ये नून लीग वाले जिस तरह उन्होंने आके तकरीर की है शहबाज शरीफ ने, और आप ये समझेंगे शरीफ साहब ने ऐसा क्या कहा, सिर्फ सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर और बाथरूम व्हाट्सएप चेक करके, एक सीएम पंजाब को क्या कहा, बाथरूम जाने से पहले भी व्हाट्सएप चेक करता है। ये कहने की बात है एक इलेक्टेड सीएम के ऊपर। फिर हम बताएं कि इनको क्या क्या करना पड़ता था चेक करने के लिए। देखे ना, हमने तो ये नहीं बात की। उसके बाद असद उमर ने जब तकरीर करी की, अगर आपसे जब बात हो गई थी और उन्होंने फाइनेंस बिल पेश करना था, तो आप दो चीजें आपने तोड़ी। पहले आपने बात करनी थी, आपने बात की, फिर आपने जुमले कसे, और उसके बाद जब बिल पेश हो रहा था तो आपने शोर हंगामा किया। कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बात करनी थी, लेकिन क्योंकि ये कहता है असेंबली का एक नॉर्म है कि जिस दिन फाइनेंस का बिल पेश हो रहा होता है सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर बोलता है और कुछ नहीं होता, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात नहीं की। इनको बहुत जोर से आ रही थी, ये खड़े हो गए पता नहीं अपनी बातें करने के लिए, जबकि उन्होंने डील की थी नहीं होगी। देखें जब आप ये करेंगे तो इधर से तो आएगी ना प्रेशर, अब करके दिखाएं फिर बात, ऐसी बात है। तो ये हमारे पास भी तो लोग कहते हैं ना, मेजोरिटी तो हमारी है हाउस में, फिर कर लें। इससे फायदा किसका हो रहा है, इससे नुकसान किसका हो रहा है?
सारों का नुकसान है। हुकूमत का ज्यादा मैं कह रहा हूँ ना सर, बिल आपको पास कराने, लेजिस्लेशन आपको करनी है, हमारा बिल आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक बिल आज आया था ना, पास हो गया ना, इस्लामाबाद के जजेस की जो हमने जजेस का था, तो वो तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट पास हो गया ना, मगर नहीं करते पास। सर जी अभी आपने मिनी बजट पेश किया है, उसको आप रिफॉर्म्स पैकेज कह लें, जो भी कह लें, बट उस पर आपने डिबेट करनी है। मैं आपसे वही कह रहा हूँ ना, फायदा जो है ना, असल में नुकसान होगा अवाम का। अगर हमने ये बिल बजट पेश किया है, जो सारी पाकिस्तान की ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कल ओनली येस्टरडे $7 मिलियन FDI डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज में आया। ये तो रिकॉर्ड की बात आपको बता रहा हूँ ना। मेरा कहने का मकसद है कि इतना इंडस्ट्रियल फ्रेंडली बिल पास किया है, बजट पेश किया है, जिससे इंडस्ट्रियलाइजेशन को हम इनवाइट करें लोगों को इंडस्ट्री लगाने में, जिनसे FDI इनवाइट हो रही है, उससे लोगों का फायदा ही होगा ना। जब इंडस्ट्री लगती है तो नौकरियां मिलती हैं, नौकरियां मिलती है तो मईशत का फायदा होता है, मईशत का फायदा तो मुल्क में ही होता है। वो कल मुझे एग्जांपल दे रहे थे बांग्लादेश की और इंडिया की, 7% हो गया, 6% लेकिन उस पर डिबेट होनी है। तो मैं तो किसने रोका? आप हमसे क्रिटिकल, आप हमारे डिबेट, हमारे इश्यूज पे आप डिस्कस करें ना। आपने तो सुना ही नहीं कि क्या हो रहा था, आप तो शोर और डेस्क बजा रहे थे। और जहां तक नाज ने बात की, ये बात ठीक है उनकी कि आखिर में जो लास्ट बजट पेश हुआ था, पिछले साल शोर हंगामा हुआ था, लेकिन पहले एक साल हम जब असेंबली में थे, हम सिर्फ 4 हल्के मांगते रहे, नहीं दिए उन्होंने। फिर हम निकले बाहर, हम तो मांग क्या रहे थे, 4 हल्के खोल लो ताकि अब आइंदा से ऐसे ना हो। चले तो ये अगर आप मैं जरा और ये नाज उस वक्त हमारे मेरे साथ कंटेनर पे भी मेरे साथ थी, तकरीर भी बड़ी अच्छी करती थी। कंटेनर पे भी साथ होती थी नाज। याद माजी अजाब है यार। जी नादिया, मैंने कहा याद माजी अजाब है यार। नहीं, देखिए इंसान अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखता है, वन गेट्स टू लर्न अ लॉट, और एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट आई हैव लर्नड अ लॉट इन माय लाइफ, इन माय पॉलिटिकल करियर. So I've learned a lot of things. I've learned a lot of good things maybe. I've learned a lot of good things over there in my previous political party जहाँ से मेरा ताल्लुक था. बहुत सारी मैंने अच्छी चीजें भी सीखी होंगी और साथ ही साथ बहुत सारी चीजें मैंने ऐसी भी सीखी होंगी जो मैं समझती हूँ कि नहीं होनी चाहिए थी. ठीक है. तो आई थिंक वन हैज टू बी वेरी रियलिस्टिक. आई एम नॉट लाइक फवाद चौधरी जो कल तक एक पार्टी में थे तो उसको गालियां, कल परसों दूसरे को गालियां, परसों तीसरे को गालियां, कल किसी और पार्टी में होंगे फिर इनको गालियां पड़ रही पार्टी तो आपने बदली है. क्या जाने की कितना अर्सा पीपल्स पार्टी में रहती है. नहीं. There's a difference between me and others. There's a difference between me and others. Everybody says मैंने पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर, प्रिंसिपल स्टैंडिंग्स के ऊपर कुछ इश्यूज थे जिनकी वजह से मैंने पार्टी छोड़ी, लेकिन मैंने गालियां नहीं दी हैं कभी. ना मैं इस कल्चर को प्रमोट करती हूँ. आपको पॉलिटिकल इख्तिलाफ हो सकता है, ठीक है. राना अफजल साहब सिर्फ एक इस पे कमेंट ले ले, फिर मैं चाहूंगी कि आपकी मौजूदगी में जरा बिल के हवाले से भी बात हो जाए, जो इक़्तिसादी जो उन्होंने रिफॉर्म पैकेज जिसको वो नाम दे रहे हैं. बट सर आप एक चीज सिंपल सी ये है कि अगर एक वायदा हो गया था लीडर ऑफ द ऑपोजिशन में और ट्रेजरी बेंचेस की जानिब से, प्लस उसमें पीपल्स पार्टी भी वहां पर शामिल थी, दूसरी बड़ी ऑपोजिशन, तो फिर बेहतर नहीं होता कि उस चीज को फॉलो कर लिया जाता ताकि मजीद जो माजी में हम लोग देख रहे हैं उस चीज से बाहर निकला जाता. जब आप प्रोग्रेटिव की बात करते हैं तो स्पीकर का प्रोग्रेटिव अगर यूज हो, आपके हक में हो तो अच्छा है, अगर आपके हक में ना हो तो फिर अगेन आप असेंबली का बाइकआउट करते हैं. देखिए, मैं 5 साल नेशनल असेंबली में था और ये जो बात कर रहे हैं ना, मुआहिदा हो गया, ये हो गया, ये चीजें रोज होती हैं. लीडर ऑफ अपोजिशन का प्रोग्रेटिव है, वो जब खड़ा होकर बात कर सकता है. और उन्होंने बात, उनके साथ एक दिन पहले उनको गाली दी, फिर वो वॉकआउट करके गए. उनका क्या, उनके सेंटिमेंट्स नहीं है. क्या गाली? वो बता के गए थे हाउस को. वो कह रहे थे चोर का बच्चा था, लेकिन किसी ने नाम थोड़ी लिया था. किसी ने किसी को चोर का बच्चा बोला था तो कहेंगे कि यहाँ पर ये होता है, मैं जा रहा हूँ. देखिए नादिया, ये इस कमेंट पे मैं बड़ा प्रोटेस्ट करता हूँ. ये जिसको कहते हैं सब समझते हैं. और जो इन्होंने कहा, अब उसका जवाब मैं भी जरा हॉट देने वाला हूँ कि देखिए, उन्होंने इलिजिटिमेट चाइल्ड कहा, इन्होंने कि वो फलान के अपना इलिजिटिमेट चाइल्ड भूल गए. मतलब इन लोगों को अगर तहजीब से इतना गिरेंगे तो क्या हम चूड़ियां पहन के बैठ जाएं? जवाब दो उसका. हम इनका हर तरह का मुकाबला करेंगे, हर चीज एक्सपोज करेंगे और मुकाफात इनके साथ साथ साए की तरह चल रही है. कोई दुनिया के अंदर गुनाह ऐसा नहीं है जो हमने किया हो इन्होंने ना किया हो. मेरी राणा साहब, अच्छा, कम से कम आप अपने गुनाह तो मान रहे हैं ना राणा साहब. आप जब मैं तो सिंपल सा आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ कि आप बार बार ये कह रहे हैं कि ये ऑपोजिशन लीडर का प्रोग्रेटिव है,
तो सिर्फ एक सिंपल सी बात बताएं कि जब ये प्रोग्रेटिव जो है वो अगर दूसरा यूज करता है, यानी स्पीकर कौमी असेंबली यूज करते हैं, तो उसको आप मानेंगे? मानते हैं। स्पीकर के साथ हमारे कोई, स्पीकर को ये काम नहीं करने दे रहे। स्पीकर को अगर फ्री हैंड होता तो ये गंद यहां तक ना पहुंचता। लेकिन स्पीकर अपना बनाने के लिए वो पहले महीने में तैयार थे कमेटीज बनाने के लिए। इमरान खान साहब नहीं मान रहे थे। सर मैं तो ये कह रही हूँ कि स्पीकर अगर अपना प्रोग्रेटिव यूज करते हुए वजीर अपोजिशन लीडर के प्रोडक्शन ऑर्डर कैंसिल कर देता है तो आप लोगों के लिए वो तस्लीम होगा, ये बात एक्सेप्ट होगी? देखें, स्पीकर बेशक इनकी पार्टी का है, ही इज अ न्यूट्रल पर्सन। अगर वो एक न्यूट्रल पर्सन नहीं काम करेंगे वो असेंबली नहीं चला सकेंगे, नहीं चलेगी असेंबली। अगर स्पीकर एक न्यूट्रल पर्सन बन के नहीं साबित होगा और हाउस की दोनों साइडों को बराबर लेके नहीं चलेगा, असेंबली नहीं चलेगी। इन्होंने जो लीडर ऑफ दी, इन्होंने जो दी है अपना चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, वो इन्होंने कोई हमारे पे मेहरबानी नहीं की। अगर वो ना देते असेंबली नहीं चलती। अब आप प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं देना, मैं तो प्रोडक्शन ऑर्डर की बात कर रही हूँ सर जी, मैं प्रोडक्शन ऑर्डर की बात कर रही हूँ, सिंपल सी कि वो आप खुद कहते हैं ना कि प्रोग्रेटिव है ये स्पीकर का। अगर वो अपना ये प्रोग्रेटिव यूज करते हैं तो फिर अगर वो कर सकते हैं ना यूज, जो आपके हक में ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है। कर सकते हैं, लेकिन रवायात होती हैं। हम भी फिर अपनी वो रवायात जो एक ऑपोजिशन पार्टी की रवायात होती हैं, हम भी उनसे इनहराफ करेंगे, फिर ये चला लें हाउस को। चले मुझे इन्होंने ये गवर्नमेंट में है, अगर इन्होंने हमारे ऊपर चीते छोड़ने हैं, चले मुझे सर जी एक और ब्रेक लेने दीजिएगा। मुझे पता है अली जैदी साहब को रिस्पॉन्ड करना है और उसके साथ साथ अहमद बिलाल महबूब साहब से भी मुझे सवाल करना है कि क्या हुकूमत, क्योंकि स्पीकर की जो पोजीशन होती है वो डेफिनेटली न्यूट्रल होती है, उसका काम होता है कि वो हाउस को रन करे, बट क्या गवर्नमेंट इस पोजीशन में होती है कि उनके प्रोग्रेटिव को चैलेंज कर सके, और अगर चैलेंज ना कर सके तो अपील कर सके कि जी आप इनके प्रोडक्शन ऑर्डर यूज ना करें, और उस सूरत हाल में क्या हो सकता है? लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं, जानते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम एक दफा फिर आपको खुशामदीद जी। अहमद बिलाल महबूब साहब, आपको आवाज आ रही है सर जी? जी आ रही है। अच्छा, अब मुझे बताएगा जरा अपनी एक्सपर्टीज के हवाले से इस क्वेश्चन पे जरा क्या हुकूमत इन्फ्लुएंस कर सकती है और क्या अपील कर सकती है, क्या चैलेंज कर सकती है किसी भी पोजीशन में, किसी भी जगह पर ऑपोजिशन लीडर के प्रोडक्शन ऑर्डर? देखिए, वैसे तो स्पीकर साहब जो है वो एक इंडिपेंडेंट हैसियत होती है और वो अपने इंडिपेंडेंस में ही फैसले करने चाहिए, लेकिन ये भी एक हकीकत है, आदमी को तस्लीम करनी चाहिए कि बिलाखिर वो एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नॉमिनेट होके इलेक्ट हुए होते हैं। अगर वो उस पॉलिटिकल पार्टी से उनका ताल्लुक ना होता जो मेजॉरिटी पार्टी है, तो वो जाहिर है वो स्पीकर इलेक्ट ना होते। लिहाजा उन्हें अपनी पार्टी का जो इन्फ्लुएंस है वो एक हद तक बहरहाल कबूल करना होता है, और इसमें कोई ऐसी अजीब बात नहीं है, क्योंकि लाख कहें आप तो उसे न्यूट्रल होना है, और न्यूट्रल होते हैं और कोशिश भी करते हैं, लेकिन अगर बात पुश कम्स टू शव पे आ गई और अगर पार्टी तय कर ले कि हमने प्रोडक्शन ऑर्डर मंसूख कराने हैं, तो फिर स्पीकर मजबूर हो जाएगा। स्पीकर बहुत कोशिश करेगा कन्विंस करने की। यूसुफ रजा गिलानी साहब ने भी कन्विंस कर लिया था और गौर अयूब साहब ने भी कन्विंस कर लिया था, और शायद इन्होंने भी कन्विंस कर लिया अपने वजीर आजम को, और कन्विंस अमूमन कर लेते हैं क्योंकि ना करने की सूरत में बड़ी खराबी होती है। लेकिन बहरहाल स्पीकर एक पॉलिटिकल पार्टी से उसका ताल्लुक होता है, लिहाजा वो करना चाहें तो एक थ्योरेटिकल बात यह है कि वो इसको कर सकते हैं, लेकिन बड़ी खराबी होगी उससे स्पीकर को भी शायद अपने ऑफिस से हाथ धोने पड़ेंगे और फिर अवाम को चलाना को आसान काम नहीं है, वो मुश्किल हो जाएगा, वो मुमकिन नहीं रहेगा। तो इसलिए ये थ्योरेटिकली मुमकिन है, लेकिन प्रैक्टिकली ये बहुत बड़ा मसला होगा कि प्रोडक्शन ऑर्डर्स को स्पीकर को दबाव के तहत कैंसिल कराया जाए। थ्योरेटिकली मुमकिन है, प्रैक्टिकली मुश्किल होगा। इसका कुछ सोचे बैठे हैं, इरादा है, प्लान किया है कि ऐसा करने जा रहे हैं? यहाँ तो नहीं बताने लगा मैं आपको क्या करने जा रहे हैं। ये तो कोई बात नहीं ना, मतलब सोचा है नहीं सोचा है, ये लेट इट गो। सोचा होगा, प्रोज भी सोचे होंगे, कॉन्स भी सोचे होंगे, बट मैं यहाँ तो नहीं बताने लगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। इसमें कौन सी ऐसी बात है? कोई ये ब्रेकिंग न्यूज़ थोड़ी है। बता दिया IMF में जा रहे हैं। अच्छा, वो पूछ रहे IMF में जा रहे हैं, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस में जाएंगे, आपकी तरह नहीं जाएंगे।
लेकिन जाएंगे, जाना पड़ेगा। अच्छा, मैं जरा सा एक चीज और अब थोड़ा सा उस मिनी बजट पे भी हमारे से बात कर लेते हैं। मुझे एक बात बताएं अली जैदी साहब कि ये जो बिल आपने प्रेजेंट किया, ऑल्दो कि बिजनेस फ्रेंडली है, बिजनेस जो कम्युनिटी है वो बड़ा इससे खुश भी है, लेकिन इसका क्या टोटली इम्प्लीमेंट जो है वो जुलाई से ही होना है? इज दिस ट्रू? तो फिर व्हाई दिस इज सो अर्ली टू अनाउंस ओनली और टू प्रेजेंट इन द असेंबली ओनली? बहुत सारी चीजें तो अभी से शुरू हो गई ना, वही तो पूछ रही हूँ, मसला कौन सी? अब वो तो बिल मेरे सामने पड़ा है, आप कहे तो मैं आपको पढ़ के देख लेता हूँ कौन कौन सी चीज कब कब से इम्प्लीमेंट होनी है। ये काफी बड़ा डॉक्यूमेंट है, मेरे ख्याल में आपका आधा घंटा शो खत्म हो जाएगा। आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ था? नहीं, मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन बहुत सारी आइटम्स हैं। दो बता दें अभी। मतलब जो आपकी बात हुई है ये फॉर एग्जाम्पल अगर बैंक प्रॉफिट SME वाला जो 20% जो लोन्स है एग्रीकल्चर के जो उन्होंने किया ना एग्रीकल्चर लोन, आई थिंक वो अभी से इम्प्लीमेंट होगा। अच्छा, और वो जो एमनेस्टी वाला है कि जिसने एमनेस्टी से अवेल किया है तो उसको तो वैसे कर लिया अवेल, उसने कानून के थ्रू किया, उसको वो जो है कि उसको तंग ना किया जाए तो वो अभी से होगा। नहीं करना चाहिए तंग, वो तो पहले भी नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं पूछ रही हूँ उसकी जरूरत क्या थी? क्या उसकी जरूरत फिर क्या थी? नहीं, क्योंकि लोग सवाल तो पूछ रहे थे ना, तो हमने क्लैरिटी तो देनी थी ना। हम बिजनेसमैन को तंग नहीं करना चाहते। देखिए हुकूमत लेके आई, हुकूमत लाई ना, हमसे पिछली हुकूमत लाई, हम तो नहीं लाए। आप तो नहीं लाए ना। एमनेस्टी पिछली हुकूमत लाई, जिन ने एमनेस्टी में सवाल उठाए, बड़ा शोर उठाया। मैं समझता हूँ फेल हो गया उनका प्लान, वो जितना करना चाहते थे उतना नहीं हुआ, और करना चाहते थे क्योंकि लोगों को सिस्टम के ऊपर एतमाद नहीं है। वो कहते हैं छुपे में छुपे रहो। एमनेस्टी में भी नहीं आए, जो लोग आना चाहते वो आ गए, लेकिन अब हम उनको नहीं तंगे, जो आगे वो आगे, अच्छी बात है, चले आगे साफ चले। राणा साहब, इसमें तो कोई इशू नहीं है इतना। राणा साहब, कोई बड़ा इशू नहीं है, ये जरूरत थी, आपकी एक स्कीम थी एमनेस्टी स्कीम, जब आप लोगों ने इसको लॉन्च किया उस वक्त PTI ने बहुत शोर हंगामा किया, और अब ये कहना कि जी जिन्होंने इसको अवेल कर लिया उसको किसी तरह तंग ना किया जाए, FBR को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, ये इतनी मासूमाना चीज है जितनी नजर आ रही है। FBR को भी, मेरी हुकूमत है ना, मैं आज FBR को भी कहना चाहता हूँ कि FBR के पास ये राइट नहीं है कि लोगों के दफ्तरों में घुस के कंप्यूटर ये अंडा दें या बच्चा दें, इनकी हुकूमत है, जो मर्जी करें। देखिए बात ये है कि इनकी ये मुखालफत बराए मुखालफत करते थे, और अल्लाह के फजल से हर वो चीज करेंगे जो हम कर रहे थे, हर वो चीज करेंगे, क्योंकि हमने भी बड़ी अरकरेजी और मेहनत के साथ काम किया था और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम किया था। अब आप देखें कि इन्होंने हाउसिंग के ऊपर 5 अरब रुपए वो रखा है, कर्जे हंसना देंगे, तो कर्जे हंसना उन गरीब लोगों को देंगे। अब घर की कीमत 5 लाख और बढ़ा दी है, अब 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट देनी है, जिसमें ये 5 लाख रुपए कर्जे हंसना देंगे, जो कर्जा होगा, और बाकी कीमत भी कर्जा होगी, 5 लाख वो नकद देगा। अब इसमें जो जोक है ऑफ द डे है कि 5 अरब का मतलब है 5 लाख जब एक आदमी को देंगे तो 10,000 लोगों को मिलेगा। ये 1 साल का बजट है, 5 साल में ये 50,000 को देंगे। अब ये 50 लाख घरों से 50,000 घरों पे आ गए, 50 लाख से 50,000 घरों पे आ गए। जवाब बनता है आप, ये इनके झूठ का लेवल है, ये आवाम को बेवकूफ बनाने का। लाख से 50,000। मेरी बात सुनिए, ये पहला साल का पहला है, और 10,000 घर जो इन्होंने नहीं बनाया वो हम बना रहे हैं, उस पर भी इनको इतराज है कि गरीबों को घर क्यों दे बना के। नंबर 1 ये अगले साल भी आएगा, ये तो ये 30 जून को फिर आएगा बजट। ये तो अनाउंसमेंट स्कीम है आपकी, करेंगे ना, तो सबर तो करें। पहले साल 5 करोड़ घर बनाने थे हमने, ये झूठ बोल पहले साल 5 करोड़। अगर एक मुझे बताते हैं, हमने कहा 5 करोड़ घर बनाएंगे, हमने कहा ना 50,000 या 50 लाख घर बनाएंगे, ये 1 लाख गुना झूठ बोला। 50 लाख को 50,000 बना दिया, 1 लाख गुना झूठ बोला। चलें जी, बहुत आपने बड़े सच बोले। चलें जी, आपसे बड़ा सच्चा कोई नहीं आया। बात का सवाल का बात नहीं, जवाब नहीं, फजूल बात का जवाब तो नहीं। ये जो बात हो तो फिर जवाब ही नहीं होता ना। नहीं, तो ये जिस तरह बात कर रहे हैं लोगों को तो समझ आए ना, फजूल नहीं है या फिर एब्सोल्यूट फजूल बात है, लेकिन लोगों को जवाब नहीं। मैं फजूल बात का जवाब नहीं दूंगा, लेकिन लोगों को गुमराह भी नहीं होना चाहिए इनकी फजूल बातों से। नाज बलोच साहब, उस लेटर पे भी जरा आपकी भी कमेंट चाहूंगी कि जो एमनेस्टी स्कीम PMLN ने लॉन्च की, आप वापस कर देना पैसे जो खाए नवाज शरीफ ने, और आज कहा जा रहा है कि उनको छेड़ा ना जाए। यार पकड़ लो, हुकूमत पकड़ा हुआ तो है जेल में, इंशाल्लाह वहां से पैसे भी आएंगे, फिक्र ना करें। आप तो कहते हैं हमने केस ही नहीं किया, आपने इतनी हिम्मत कहा। हमने तो नहीं किया, आप रो रहे हैं, जाके करें ना, बिलावल हाउस के सामने धरना दे। नादिया जी नाज जी, तो ये खामोशी होगी तो मैं जवाब देता हूं। खामोश हो गया नाज, आपके लिए खामोश हो गया। शुक्रिया, बड़ी बड़ी मेहरबानी मेरे भाई। देखिए बात यह है कि ये वो चीजें हैं जो पहले PTI इन चीजों के ऊपर बहुत स्ट्रांगली इन चीजों को अपोज करती रही है।
लेकिन अगर वक्त के साथ उन्होंने रियलाइज कर लिया है कि जी एमनेस्टी स्कीम जो है उसके बाद फिर असूल जो है वो वजह होने चाहिए उसके, और उनको एक्सेप्ट कर दिया है, तो चले टू लेट बट स्टिल चले, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। आज अगर इनकी सोच में तब्दीली आ गई है तो नहीं, बहुत अच्छी बात है कि उनकी भी सोच में तब्दीली आ गई और आप लोगों की भी सोच में तब्दीली आ गई, क्योंकि असेंबली ऑफ फ्लोर ऑफ द हाउस तो हम ये सुन रहे हैं कि इमरान खान साहब ने हलीमा बाजी के लिए ये स्पेशल जो किया है, तो फ्लोर ऑफ द हाउस में अपोजिशन तो यही कह रही है, लेकिन अगर इसमें भी कब रही है हुकूमत में? नहीं, हुकूमत में नहीं भी रही है। उनके भाई कब रहे हैं हुकूमत में? उनके भाई कब रहे हैं प्राइम मिनिस्टर? कंप्लीट करने बच्चे कब रहे हैं? नादिया, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि खान साहब हमेशा प्राइम मिनिस्टर साहब जब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे उस वक्त अक्सर और बेशतर वो कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट की बात किया करते थे कि जब कोई हुक्मरान हुकूमत में होता है और उसके बाद अगर उसको या उसकी फैमिली को किसी भी तरीके से कोई वो फायदा दिलाना चाहे वो दिलाए, तो दैट्स कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये आज के दौर में अचानक से एमनेस्टी को सपोर्ट कर देना, ये कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट ही नजर आता है। अब इसको माने या ना माने, लेकिन देखिए बात ये कि आप जब औरों के टाइम पे जिन चीजों की मुखालफत हुकूमत करती थी उस रवैये में बहुत तब्दीली आई है। पीटीआई का जो रवैया अपोजिशन में था, आज वो रवैया नहीं है। देखिए ना, मॉडल टाउन पाने में रवैया और था कि इस्तीफा दे दो, सीएम इस्तीफा दे दे, वजीर कानून इस्तीफा दे दे, आईजी मुअत्तल हो जाए, सब कुछ हो जाए। लेकिन आज जब आपकी हुकूमत है और लाहौर में दिन दहाड़े दिन की रोशनी में जो है लोगों को खुल्लम खुल्ला स्ट्रेट फायर करके गोलियां मारी गई, बाद में वजीर कानून आके कहते हैं जी कोलेटरल डैमेज है, जबकि कोलेटरल डैमेज की मुखालफत खुद पीटीआई हर दौर में रही है कि ड्रोन अटैक जो है वो कोलेटरल डैमेज करते हैं, हेंस ड्रोन अटैक्स नहीं होने चाहिए। तो ये भी कोलेटरल डैमेज था। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ ये क्रेडिट जरूर देना पीटीआई को कि जब मॉडल टाउन साने हुआ था उसमें जितने जिम्मेदार थे उनको तरक्कियां दी गई और उनकी ट्रांसफर एंड पोस्टिंग्स हो गए और यहाँ पर कम से कम एक्शन लिया गया। अब कंक्रीट एक्शन लेना अभी भी बहरहाल बाकी है। 51 डेज तक इन्होंने एफआईआर नहीं काटी थी, धरना तक हो गया था, एफआईआर उन्हीं में कटवा दी थी। और आर्मी चीफ बीच में पड़े, गारंटी ली तो मैंने एफआईआर कटी। क्या बात। वेल, थैंक यू वेरी मच राना अफजल साहब, बहुत शुक्रिया जी। अहमद बिलाल साहब आर्मी चीफ के पास गए थे, बहुत शुक्रिया। अली जैदी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राना भी, नाज बलोच को भी यहाँ पे थैंक यू वेरी मच। आप तो इंडियन आर्मी चीफ के पास जाते रहे। प्रोग्राम से दीजिए नादिम मिर्जा को इजाजत। अल्लाह।